आज हम आपसे इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं और इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जैसा कि पहले बताया गया था कि सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज गिवन है, लेकिन सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटी जो गिवन है आपको, उनके बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है जब उसने अपना डेफिशिएंसी अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया और डेफिशिएंसी शो करी, तो आफ्टर मेकिंग द अबव एस्टिमेट ही फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट पास थ्रू हिज अकाउंट बुक्स। जो उसकी अकाउंट बुक्स हैं उसमें कुछ आइटम्स जो हैं उसके रह गए थे, तो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है प्रेजेंट करना चाहता है। तो जब वो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रेजेंट करना चाहता है तो देखें आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स रुपीज 84,000। सन्ड्री लायबिलिटीज हैं रुपीज 56,000। ये 56,000 की लायबिलिटी जो है ये शो हो रही हैं और डेफिशिएंसी सोन यानी कि लिस्ट एच के हिसाब से जो है डेफिशिएंसी शो होती है, दैट इज रुपीज 35,000। ये क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये बताया गया कि जब उसने ये डेफिशिएंसी शो करी और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, उसके बाद उसे पता लगा कि ये कुछ आइटम्स जो हैं उसके अकाउंट बुक्स के थ्रू जो हैं वो नहीं हुए हैं। और वो आइटम्स थे सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स रुपीज 2,000, वेजेज ऑफ 5 लेबरर्स रुपीज 1,000, लैंडलॉर्ड्स 3 months रेंट 900, इनकम टैक्स 1,000, जीएसटी 500 एंड मैनेजर सैलरी 5,000। तो आपसे कहा गया है कि रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि जब एक बार आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट बना देता है और कुछ आइटम्स उसके रह जाते हैं, जब उसको रिवाइज बनाना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे को सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। एक वर्किंग नोट्स हमारा बनेगा स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। और स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स की यदि हम बात करें तो उसमें आएगी ग्रॉस लायबिलिटी, फिर आएगा लिस्ट ए दैट्स रिलेट विद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी दैट्स रिलेट विद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट सी दैट्स रिलेट विद पार्टी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड लिस्ट डी दैट्स रिलेट विद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स से रिलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे को पर्टिकुलर्स में गिवन है, तो पर्टिकुलर्स में हमारे को सन्ड्री लायबिलिटीज दी हुई है सबसे पहले 56,000 की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे को 56,000 ग्रॉस लायबिलिटी में, और इसके लिए जो लिस्ट होती है वो ए होती है, तो लिस्ट ए में हमने 56,000 इसके आगे डिनोट भी कर दिया कि ये ग्रॉस लायबिलिटी 56,000 की है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब दे रखा है सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स दैट इज गिवन टू अस 2,000 रुपीज। ये हमारे को 2,000 रुपए दिए हुए हैं, 2,000 रुपीज। सैलरी ऑफ 3 क्लर्क्स, सैलरी के बारे में क्वेश्चन में गिवन है कि सैलरी जो है जो हमारे को दी हुई है, गिवन है 3 क्लर्क्स की, और ये जो हमारे को गिवन है ये चेन्नई का है, यानी कि प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट का है। और जो सैलरी है
वो सैलरी प्रेफरेंशियल कितनी होगी और नॉन प्रेफरेंशियल कितनी होगी, ये हमारे को देखना है। इसमें से ये कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट जो है वो प्रेफरेंशियल हो जाएगी और कितनी अकाउंट जो है वो नॉन प्रेफरेंशियल जो है वो रहेगी। तो 2000 रुपीज हमारे को गिवन है। सैलरी जो है, एक जो क्लर्क है, जो पीटीआई एक्ट की यदि हम बात करें, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट जो हमारे को गिवन होता है, उसकी यदि हम बात करें तो उसमें सैलरी के बारे में गिवन है कि जो सैलरी है वो एक क्लर्क की जो सैलरी है प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में वो ₹300 300 रुपए जो है वो प्रेफरेंशियल होगी। वो 300 रुपए जो है हम उसको प्रेफरेंशियल मानेंगे। और बट दैट्स रिलेट विद द 4 months पीरियड बिफोर हिज इंसॉल्वेंसी। 4 महीने का पीरियड है, 300 रुपए मैक्सिमम जो है। और ये जो सैलरी दे रखी है ये 3 कलर से दी हुई है, 3 कलर की सैलरी है। तो ये 3 into 300 तो 900 रुपीज जो है ये प्रेफरेंशियल हो जाएगी, डी लिस्ट में चली जाएगी। और रिमेनिंग जो हमारे पास 900 इसमें से लेस कर देंगे तो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास 1100 रुपीज। दैट इज हमारे ये अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। तो अनसिक्योर्ड में आ जाएंगे 1100 एंड यहाँ लिस्ट डी में आ जाएगा 900 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वेजेस लेबर्स के बारे में बताया हुआ है। ये दिए हुए हैं वेजेस लेबर्स के लिए 1000। इसमें भी हमारे को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कैलकुलेट करना है। तो ये भी चेन्नई का जो क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा। तो एक लेबर की जो सैलरी है वो 100 रुपीज प्रेफरेंशियल हो जाएगी। 5 लेबरर्स हैं तो 5 into 100 दैट मीन्स 500 रुपीज प्रेफरेंशियल एंड रिमेनिंग 500 इज ए लिस्ट में चले जाएंगे। तो 500 ए लिस्ट में एंड 500 रिमेनिंग ये आपके लिस्ट डी में आ जाएंगे। लैंडलॉर्ड्स 3 months रेंट। लैंडलॉर्ड्स रेंट गिवन है हमारे को 900 रुपीज और ये रेंट है 3 months का। रेंट के अकॉर्डिंग जो रूल होता है पीटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग, ₹1 month रेंट इज प्रेफरेंशियल। 1 महीने का जो रेंट है वो प्रेफरेंशियल होगा। और ये 3 महीने का रेंट हमारे को गिवन है तो इसका मतलब 1 month रेंट हो जाएगा 300 प्रेफरेंशियल हो जाएगा। रिमेनिंग 600 वो अनसिक्योर्ड हो जाएगा। ये 600 अनसिक्योर्ड और 300 जो है ये आपका प्रेफरेंशियल हो जाएगा, क्योंकि 1 month रेंट जो है वो प्रेफरेंशियल होता है एज पर पीटीआई एक्ट। इनकम टैक्स गिवन है 1000। तो जो इनकम टैक्स है 1000 रुपीज, ऑल द इनकम टैक्स which is payable to government and all the dues payable to government is related with preferential creditors। तो preferential creditors में ये 1000 रुपीज हमारे आ जाएंगे 1000 रुपीज। जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी इज आल्सो पेबल टू गवर्नमेंट। ये 500 का है तो ये भी हमारा डी लिस्ट में आ जाएगा। 500 रुपीज हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आ जाएंगे। और इसके बाद हमारे को दिया हुआ है मैनेजर्स सैलरी। और मैनेजर की जो सैलरी है वो 5000 रुपीज है। मैनेजर की जो सैलरी होगी वो अनसिक्योर्ड होगी एंड दैट कम्स टू लिस्ट ए। लिस्ट ए में जो आ जाएगा। लिस्ट बी में अगर आपने देखा तो लिस्ट बी में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। फुल्ली सिक्योर्ड कोई नहीं है, पार्टली सिक्योर्ड कोई नहीं है। तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है
उस लिस्ट में केवल और केवल हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गए वो 63,200 के हो गए और जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं वो 3,200 के हमारे हो गए। तो सबसे पहला काम हमारे को ऐसे क्वेश्चन में जो वर्किंग नोट्स बनाना है, पहला वर्किंग नोट्स आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट जो हमारे को करना है वो नेक्स्ट हम बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वर्किंग नोट्स। सेकंड जो वर्किंग नोट्स होगा हमारा उसको प्रिपेयर करेंगे कैपिटल। ऐसे क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा और कैपिटल हमारे पास होगी सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स हमारे को गिवन थी इस क्वेश्चन में 84,000 की और जो सन्ड्री लायबिलिटीज है वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन थी 56,000 की। तो जो हमारे पास कुल मिलाकर के जो कैपिटल आएगी वो आ जाएगी 28,000 की। 28,000 की जो हमारे पास कैपिटल आ जाएगी। थर्ड वर्किंग नोट हमारे पास हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा रियलाइजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स। रियलाइजिंग वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स, यानी कि जो हमारे को एसेट्स दी हुई हैं गिवन है 84,000 की, उनसे हमारे को कितना अमाउंट रियलाइज हुआ। और इसके लिए हमारे को लेना पड़ेगा सन्ड्री लायबिलिटीज, जो हमारे पास सन्ड्री लायबिलिटीज थी माइनस डेफिशिएंसी। सन्ड्री लायबिलिटीज वी हैव गिवन टू अस 56,000 and deficiency given in your question is 35,000। हमारे को ये 35,000 दी हुई है, तो इसका मतलब कि जो हमने हमारे को इस एसेट्स को सोल्ड आउट करने से मिला वो 21,000 मिला, यानी कि 21,000 की जो अमाउंट है वो इस सन्ड्री एसेट्स को सोल्ड आउट करने से हमारे को मिली। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो बनाएंगे, अभी हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके कॉलम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के। सबसे पहला कॉलम होता है ग्रॉस लायबिलिटी का।
ग्रॉस लाइबिलिटी, देन होता है लाइबिलिटी एज स्टेटेड एंड estimated by the debtors। फिर नेक्स्ट हमारे को जो कॉलम होता है वो होता है एस्पेक्ट टू रैंक। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है हमारे पास एसेट्स और सन्ड्री प्रॉपर्टीज, ये भी ऐसे लिखा जाएगा एज स्टेटेड एंड estimated by the debtors। और लास्ट कॉलम जो होता है हमारा वो होता है estimated to produce। estimated to produce। सबसे पहला कॉलम हमारा पास आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए। लिस्ट ए के अकॉर्डिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हम लिखेंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में वो हमारे पास कौन सी अमाउंट आएगी जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, और वो कैलकुलेट करी थी 63,200। 63,200। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आती है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। फिलहाल फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमने जो स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बनाया था उसमें नहीं थे। फिर नेक्स्ट आता है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। तो पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हमारे पास नहीं थे। फिर नेक्स्ट लिस्ट आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमने कैलकुलेट करे थे और वो थे 3,200, 3,200 रुपए के, 3,200 रुपए के। इनको यहां लिखा जाएगा डिडक्टेड एज पर कॉन्ट्रा। विपरीत साइड में घटाएगा, इसकी अमाउंट को बाहर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को सबसे पहले पेमेंट करना होता है। अब हम एसेट साइड को लेते हैं, तो एसेट साइड में हम लेंगे एसेट्स एज पर लिस्ट ई। ई लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम एसेट्स को यहां पर लेकर के चलेंगे कि हमारे पास कितनी टोटल एसेट्स हैं। और एसेट्स हमारे पास बुक वैल्यू थी 84,000 की, जिनसे रियलाइज हो रहा था 21,000। 21,000 हमने ये कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट्स में। फिर इसके बाद आएगा बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। और इसमें बुक डेट्स में गुड आते हैं, डाउटफुल आते हैं, बैड हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में बुक डेट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट लिस्ट होती है बी आर एज पर लिस्ट जी। जी लिस्ट के अकॉर्डिंग बी आर बिल्स रिसीवेबल्स। फिलहाल बिल्स रिसीवेबल्स भी क्वेश्चन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हमारे को नहीं दिए हुए। तो यहां तक का टोटल कर लेते हैं क्योंकि तीनों लिस्ट हमारी आ गई हैं। ये आ गया 21,000। इसमें से सबसे पहले जो हमने कॉन्ट्रा लिखा था ये लेस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी, दैट इज 3,200। 3,200 इसमें से लेस कर देंगे
तो ये आ गया 17,800। अब इधर का टोटल आप देखिएगा कि इधर का जो टोटल है वो है 63,200। यहाँ पर भी ये जो टोटल है वो 63,200 करना है। तो ये आ जाएगा डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, यानी लिस्ट एच के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी जिसके कारण वो इंसॉल्वेंट हुआ है 45,400 की जो है वो डेफिशिएंसी जो है वो यहां पर कैलकुलेट करके आ जाएगी। तो ये हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें आपने देखा कि जो वर्किंग नोट्स आपने बनाया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 63,200, फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड नहीं थे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास थे 3,200 के, जिसको कि हमने लिखा डिडक्टेड एज पर कंट्रा, बाहर उसमें मेन कॉलम में उसको नहीं लिखा जाता क्योंकि उसको सबसे पहले लेस किया जाता है। एसेट्स एज पर लिस्ट ई जो डेटर्स के अपने पास हैं, बुक वैल्यू उनकी 84,000 है, रियलाइजिंग वैल्यू 21,000 है, बुक डेट्स और बिल्स रिसीवेबल्स थे नहीं, टोटल 21,000 आ गया। सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट करना था 21,000 का पेमेंट करके उनको दिखा दिया, 17,800 आ गया। टोटल इधर का 63,200 है, इधर का भी 63,200 करेंगे। जो डिफरेंसिंग फिगर आई है दैट इज 45,400, ये 45,400 रुपए ये डेफिशिएंसी है जिसके कारण यह व्यक्ति जो है वो इंसॉल्वेंट हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को एक और काम करना है, एक डेफिशिएंसी अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अब डेफिशिएंसी अकाउंट इस क्वेश्चन में प्रिपेयर किया जाएगा, बनाया जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट के भी कॉलम खींच लेंगे। इसके जो कॉलम होंगे वो पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कॉलम आपने इसके बना लिए। सबसे पहले हमने कैपिटल को कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट्स में, और वर्किंग नोट्स से हमने जो कैपिटल निकाली थी वो कैपिटल थी 28,000 की जो है वो कैपिटल हमने कैलकुलेट करी थी। फिर इसके बाद हमने डेफिशिएंसी भी निकाली थी, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच लिस्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिशिएंसी अभी निकाली है वो 45,400 है। कैपिटल को इंक्रीज करने वाले आइटम्स यानी कि प्रॉफिट्स वगैरह इधर की तरफ, उसको डिक्रीज करने वाले आइटम्स जो लॉसेज वगैरह हैं वो हम इस साइड में लिखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ सन्ड्री एसेट्स से हमारे को कुल मिलाकर के कितना लॉस हुआ है। सन्ड्री एसेट्स हमारे पास 84,000 की बुक वैल्यू थी, जिससे हमारे को मिला 21,000, तो हमारा जो लॉस हुआ है वो 63,000 का हुआ। 63,000 रुपए का जो लॉस है वो सन्ड्री एसेट से हुआ। इसी तरह से लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लायबिलिटीज नॉट रिकॉर्डेड, या जिनका पता हमारे को बाद में चला है, तो वो भी एक तरह से हमारा लॉस है, तो उनको भी हम लिखेंगे। जैसे सैलरीज है, सैलरीज हमारे पास जो थी वो 2,000 रुपए की थी। इसमें प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड को नहीं दिखना, जो टोटल आइटम्स हमारे छूट गए थे पहले उन सभी आइटम्स को लायबिलिटीज नॉट रिकॉर्डेड, बस उनको लिखना है। तो सैलरीज आ जाएगा। फिर वेजेज भी हमारे पास थी, वेजेज भी जो हमारे पास 5 लेबरर्स को देनी थी 1,000 रुपीज। रेंट जो लैंडलॉर्ड को देना था
रेंट 900 रुपीज का है, नॉट रिकॉर्डेड। इनकम टैक्स भूल गए थे, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स की जो अमाउंट है वो 1000 है। जीएसटी था ऐसे ही एक तरह से, तो जीएसटी की भी अमाउंट हम भूल गए थे, वो है 500 रुपीज। 500 रुपीज जीएसटी को लिख देंगे। और एक मैनेजर्स सैलरी, मैनेजर्स सैलरी, ये अमाउंट थी 5000 की। तो दोनों तरफ का जो टोटल है, अगर हमने डेफिशिएंसी, इनकम के कोई आइटम नहीं है, बाकी सारे आइटम्स हमने लिख दिए हैं, तो इसका जो टोटल है वो मैच करना चाहिए। यो टोटल जो है इधर का अगर हम करेंगे 73,400, इधर भी ये जो टोटल है 73,400 हमारा आना चाहिए। तो इस तरह से ये डेफिशिएंसी अकाउंट आप जो है प्रिपेयर कर देंगे। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था इंसॉल्वेंसी अकाउंट का, जिसमें कुछ लाइबिलिटीज या कुछ आइटम्स को जो डेटर्स है, पहले जब वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है तो उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाते समय वो भूल जाता है, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, वो उससे रह जाती है, तो उसके लिए वो रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है प्रेजेंट करने की परमिशन चाहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिर इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो वर्किंग नोट्स आपको बताएं, उन वर्किंग नोट्स को लेकर के आपने चलना है। हो गई।